साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जीएस दृष्टि के तहत उत्तर प्रदेश राज्य जीएस दृष्टि जो एक चित्रात्मक पुस्तक है, इसको यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। और आज की वीडियो में हम लोग जो है इसके इतिहास वाले सेक्शन को यहाँ पर कवर करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के इतिहास को प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल में गंगा के मैदान में स्थित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र जो है ये मध्य देश कहलाता था। मध्य देश, जिसे आधुनिक उत्तर प्रदेश के रूप में जाना जाता है, में कुरु, पांचाल, काशी, कोसल, सूरसेन, चेदी, वत्स तथा मल्ल ये 8 महाजनपद स्थापित थे। कुल 16 महाजनपद थे, उसमें से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। उत्तर वैदिक संस्कृत का मुख्य केंद्र जो था वो मध्य देश था। उत्तर पश्चिम से आने वाले आक्रमणकर्ताओं के रास्ते में पड़ने के कारण तथा दिल्ली और पटना के मध्य के उपजाऊ मैदान का हिस्सा होने के कारण उत्तर प्रदेश के इतिहास का उत्तर भारत के इतिहास से अभिन्न संबंध रहा है। अब यहाँ पर प्राचीन काल से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें तो उत्तर प्रदेश के प्राचीन काल संबंधित महत्वपूर्ण जो साक्ष्य हैं वो क्या हैं। ताम्र पाषाणिक संस्कृत के साक्ष्य कहाँ पे हैं? मेरठ और सहारनपुर से प्राप्त होते हैं। जबकि ताम्र कांस्य संस्कृत के साक्ष्य जो हैं ये मेरठ के हिंडन नदी के किनारे स्थित आलमगीरपुर से, बड़गवास एवं हुलास से। ये बड़गवास एवं हुलास दोनों जो है सहारनपुर में स्थित हैं। जबकि पूरा पाषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य जो हैं वो सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज के बेलन घाटी और चंदौली के चकिया में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त बेलन नदी घाटी के बारे में बात करें तो बेलन नदी घाटी के पुरास्थलों की खोज एवं खुदाई जो है वो प्रोफेसर जी.आर. शर्मा के निर्देशन में हुआ था। यहाँ का एक महत्वपूर्ण पुरास्थल है लोहदा नाला। लोहदा नाला से जो प्राप्त उपकरण है उसमें है पाषाण उपकरण और एक अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा है, हड्डी से निर्मित। अब बात करते हैं मध्य पाषाणकालीन साक्ष्य जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। देखिए, सराय सराय नाहर राय ये प्रतापगढ़ में स्थित है। यहाँ पे क्या मिले हैं? यहाँ पे मानव अस्थिपंजर, 14 समाधान जिनमें मृतक का सिर पश्चिम दिशा की ओर रहा है और 8 गर्त चूल्हे 8 गर्त चूल्हे यहाँ मिले हैं। और प्रतापगढ़ के महदहा से मानव अस्थिपंजर, सिल लोढ़े, गर्त चूल्हे, शवाधान एवं आवास के साक्ष्य इत्यादि मिले हैं। जबकि प्रयागराज के मेजा में स्थित चौपानी मांडो से झोपड़ी और मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिले हैं। और प्रतापगढ़ के दमदमा से 41 समाधान, हड्डी एवं सींग, आभूषण एवं गर्त जो है वो चूल्हे मिले हैं। तो प्रतापगढ़ में जो भी 3 आपके मध्य पाषाणकालीन साक्ष्य हैं यहाँ पे आप देखेंगे तो गर्त चूल्हे मिले हैं। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश या जिसे मध्य देश भी कहा जाता था में 2 राजधानियों वाले जो महाजनपद हैं। कुल यहाँ पर 8 महाजनपद रहे जिनमें से 2 महाजनपद इनकी राजधानियां जो हैं 2 रही हैं। तीन ऐसे महाजनपद हैं जिनकी 2 राजधानियां थीं। इसमें कौन कौन है? एक है आपका मल्ल, दूसरा है कौशल और तीसरा है पंचाल महाजनपद। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुरु महाजनपद के बारे में देखें तो कुरु महाजनपद का जो विस्तार है ये मेरठ से दिल्ली तक है। इसकी राजधानी 2 राजधानियां थी, इंद्रप्रस्थ तथा हस्तिनापुर। आगे बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थल नवीनतम खोजों के आधार पर देखें तो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थित लहुरा देव ये है। इसके यहाँ पर जो है कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो आपके उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थित लहुरा देव से। और यहाँ पर जो है वो 8000 ईसा पूर्व से लेकर 9000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त जो है आप मेहरगढ़ जो कि आपका पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, यहाँ से गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। 7000 ईसा पूर्व का है ये। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल ये जो है आपका कोल्डिहवा में मिला है। कोल्डिहवा कहाँ पे है? प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, ऐसा माना जाता है। आगे बात करते हैं आलमगीरपुर के बारे में। तो यहाँ से जो है हड़प्पा कालीन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं और कपास उपजाने के साक्ष्य मिले हैं। अब बात करते हैं 16 जो महाजनपद रहे हैं जिनकी चर्चा जो है बौद्ध और जैन धर्म ग्रंथों में रही है। इन 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद जो है मध्य देश अर्थात आधुनिक उत्तर प्रदेश से संबंधित रहे। अब ये 8 कौन से हैं? तो देखिए, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स, मल्ल और कुरु। अब यदि हम बात करते हैं कौशल महाजनपद की बात करें
तो देखिए, कोसल महाजनपद इसकी अवस्थित कहाँ है? अवध क्षेत्र में है। इसका उल्लेख सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। इसकी कोसल की दो राजधानियां रही हैं। उत्तरी भाग की राजधानी साकेत जो कि वर्तमान का अयोध्या है, और दक्षिणी भाग का श्रावस्ती, ये श्रावस्ती जिले में शहेत महेत नाम से जाना जाता है। ठीक है, कोसल का। अब आगे चलते हैं, पांचाल के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हम कुछ प्रमुख महाजनपद एवं उनकी राजधानियां जो कि उत्तर प्रदेश में महाजनपद हैं, उनकी राजधानियों को यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि पांचाल, पांचाल का क्षेत्र कहाँ पे इसका विस्तार है? बदायूं, बरेली, फर्रुखाबाद में। और इसकी दो राजधानियां रही। उत्तरी भाग की राजधानी अहिछत्र रही है, दक्षिणी भाग की राजधानी कांपिल्य रही है। ठीक है, इसी प्रकार से मल्ल महाजनपद की बात करें, मल्ल महाजनपद का विस्तार जो है क्षेत्र देवरिया और गोरखपुर में है। इसकी दो राजधानियां रही हैं, कुशीनगर जो कि कसिया के नाम से जाना जाता रहा है, तथा पावा या पड़रौना। आगे बात करते हैं वस्त। वस्त का जो विस्तार क्षेत्र है वो प्रयागराज के समीप है। इसकी राजधानी कोशम रही है। वस्त की राजधानी जो है वो कोशम या वर्तमान का कौशाम्बी क्षेत्र रही है। ये सूरसेन, सूरसेन जो है इसका क्षेत्र देखेंगे तो मथुरा के निकट है। इसकी राजधानी मथुरा रही है। अब कुछ अन्य परीक्षा उपयोगी तथ्यों को देखें तो बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महान परिनिर्वाण तीनों कहाँ संपन्न हुए? तीनों संपन्न हुए थे वैशाख पूर्णिमा को। जबकि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक समय व्यतीत कहाँ किया था? कौशल राज्य में, कौशल राज्य में किया था। ठीक है, और कौशल राज्य जो है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। चेदी महाजनपद की राजधानी जो है ये बांदा के समीप सुक्तिमती या शोथिवती, ये यहाँ की राजधानी रही है। पुष्यमित्र द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों का साक्ष्य मिलता है अयोध्या अभिलेख से। शुंगो, कुषाणु तथा गुप्त शासकों से संबद्ध अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं? अतरंजी खेड़ा से। अब अयोध्या के बारे में थोड़ा बात करें तो इसका प्राचीन नाम जो रहा है अयाजसा इसका प्राचीन नाम रहा है। और अशोक द्वारा एक स्तूप का निर्माण यहाँ कराया गया है। आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि जो है वो अयोध्या ही रही है। इसके अतिरिक्त हम अयोध्या में जन्मे जैन तीर्थंकरों, जो 5 तीर्थंकर हैं जिनकी जन्मभूमि रही, इनके नाम को देख लेते हैं। तो कौन कौन है? देखिए, भगवान ऋषभनाथ ये प्रथम तीर्थंकर रहे हैं। भगवान अजीतनाथ द्वितीय तीर्थंकर रहे हैं। और भगवान अभिनंदन नाथ ये चतुर्थ तीर्थंकर रहे हैं। भगवान सुमितनाथ ये पंचम तीर्थंकर रहे हैं। और भगवान अनंतनाथ ये 14वें तीर्थंकर रहे हैं। तो ये 5 लोगों का जन्म स्थान या जन्मभूमि जो रही है वो अयोध्या रही है। ऋषभनाथ, अजीतनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ। अब उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जैन तीर्थस्थलों की बात करें तो एक है आपका कौशाम्बी, ये छठे तीर्थंकर भगवान पद्म प्रभु से संबंधित है। श्रावस्ती ये तृतीय तीर्थंकर भगवान शंभवनाथ से संबंधित एवं विख्यात शोभनाथ मंदिर से संबंधित स्थल है। देवगढ़ ये जैन मूर्तियों में शिल्पकला हेतु तथा देवताओं के किले के रूप में विख्यात है। इसके अतिरिक्त महोबा ये यहाँ पर गोखर पहाड़ पर 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं के हेतु ये विख्यात है। कंकड़ी ये 9वें तीर्थंकर भगवान सुविधिनाथ, जिन्हें पुष्पदंत के नाम से भी जाना जाता है, का निवास स्थल है। ये कहाँ पर है? देवरिया में है। अब बात कर लेते हैं अहिछत्र महाजनपद की। तो इसके यहाँ से संबंधित जो प्राप्त साक्ष्य क्या है? मित्र उपाधि वाले राजाओं के सिक्के यहाँ से मिले हैं। गुप्तकालीन यमुना की एक मूर्ति की प्राप्त हुई है। अहिछत्र शासक अच्युत समुद्रगुप्त द्वारा पराजित, जो अहिछत्र का शासक था अच्युत, ये समुद्रगुप्त द्वारा पराजित हुआ था। कन्नौज की बात कर लेते हैं। कन्नौज का पूर्व में नाम क्या रहा है? कान्य कुंभज रहा है। कन्नौज का पूर्व में जो नाम रहा है वो कान्य कुंभज रहा है। इसके साक्ष्य यहाँ पर साक्ष्य क्या मिले? पहली बस्ती उत्तरी काले पालिसदार मृदभांड काल से कुषाण युग तक की प्राप्ति यहाँ से प्राप्त होती है, पहली बस्ती का। इसके अतिरिक्त उत्तरी काले पालिसदार मृदभांड काल से कुषाण युग तक की प्राप्ति यहाँ से होती है। मतलब मृदभांड काल से लेकर कुषाण युग तक की प्राप्ति यहाँ से होती है। अब आगे बात करते हैं कन्नौज पर आधिपत्य के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष 3 लोगों में होता है, राष्ट्रकूट शासकों, गुज्जर प्रतिहारों और पाल शासकों में। कन्नौज पर सर्वाधिक समय तक गुज्जर प्रतिहारों ने ही शासन किया था। आगे बात कर लेते हैं। आगे कपिलवस्तु की बात करें तो ये सांक्य गणराज्य की राजधानी रही है बौद्ध काल के समय से। इसका नामकरण जो है कपिल ऋषि के वास स्थान होने के कारण
कपिल ऋषि के वास स्थान होने के कारण कपिल वस्तु पड़ा है। काशी की बात करें तो इसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। स्थापना इसकी महाभारत के अनुसार दियोदास ने की थी। इसकी राजधानी वाराणसी रही है। क्या रही है? वाराणसी रही है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अशोक के कुछ जो प्रमुख अभिलेख रहे उनकी। लघु शिलालेख मिर्जापुर के अहरोरा से प्राप्त हुआ है। लघु स्तंभ लेख जो है सारनाथ और कौशाम्बी से। राजकीय घोषणाएं लघु स्तंभ लेख पर उल्लिखित हैं। लघु स्तंभ लेख पर राजकीय घोषणाएं उल्लिखित हैं। महामात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश सांची एवं सारनाथ के लघु स्तंभ लेख में किया गया है तथा रानी का अभिलेख जो है ये अशोक की रानी करुआकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख इसमें मिलता है रानी के अभिलेख में। कुछ अन्य चीजों की बात कर लेते हैं, जैसे हर्षवर्धन के बारे में बात करते हैं तो इनके द्वारा जो प्रमुख आयोजन किया जाता था वो था प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन किया जाता था हर 5वें वर्ष। इनके संबंध में जो लेख मिलते हैं वो ताम्रदान पत्र लेख, बांसखेड़ा से प्राप्त लेख जो है ये ब्राह्मी लिपि तथा संस्कृत भाषा में लिखित है। इनके संबंध में प्रमुख बात क्या है कि हर्ष के हस्ताक्षरों की अनुलिपि जो है इन लेखों पर उत्कीर्ण है। बात कर लेते हैं श्रावस्ती के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। देखिए, श्रावस्ती जो है ये व्यापारिक केंद्र रहा है उत्तरापथ, दक्षिणापथ तथा मध्यपथ का। अभिलेख यहाँ पर कौन से मिलते हैं? कनिष्क के 2 अभिलेख यहाँ से मिलते हैं। यहाँ की कुछ विशेषताओं की देखें तो साहूकार अनाथ पिंडक ने जेतवन महाविहार जो कि श्रावस्ती में बौद्धों को अनुदान दिया था। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मक्खलीपुत्र गोशाल की जन्मभूमि जो श्रावस्ती रही है। अब बात कर लेते हैं देवगढ़ के बारे में कुछ प्रमुख तथ्यों की। देवगढ़ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के ललितपुर में। इसके साक्ष्य जो है मिलते कहाँ पे? गुप्त काल के विशेष स्थापत्य। यहाँ से जो साक्ष्य मिलते हैं वो गुप्त काल के विशेष स्थापत्य एवं मूर्त कला के साक्ष्य आपके देवगढ़ से मिलते हैं। प्रमुख मंदिर यहाँ पे कौन सा है? देवगढ़ में दशावतार मंदिर है। इस मंदिर की विशेषता क्या है? इसमें 4 मंडप हैं और 12 मीटर ऊंचा शिखर है इसमें। भीतर गांव के मंदिर की बात करें, ये गुप्तकालीन मंदिर है और ये कहाँ स्थित है? कानपुर में। इसकी विशेषता क्या है कि ये केवल ईंटों से निर्मित है। इनकी अन्य विशेषताओं में शिखर का होना, ऊंचा चबूतरा और छत जो है वो पिरामिडाकार है। सारनाथ के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो इसका पहले का नाम जो पूर्व में नाम रहा है वो क्या रहा है? इसीपत्तन मिगदाव, ऋषिपत्तन मृगदाव के नाम पर। विशेषता क्या है? भगवान बुद्ध का धर्मचक्र प्रवर्तन, मतलब जो उन्होंने शिक्षा दी पहली वो यहीं पे दी। अशोक द्वारा सिंह शीर्ष स्तंभ का निर्माण यहाँ कराया गया और ये जो सिंह शीर्ष स्तंभ है ये स्वतंत्र भारत के राज्य चिन्ह में अपनाया गया है। वैनसांग के समय यह थेरवाद का प्रमुख केंद्र के रूप में प्रसिद्ध रहा है सारनाथ। यहाँ पे जो प्रमुख स्तूप है वो कौन से? गुप्तकालीन धमेक स्तूप। ये इसका जो है फाहियान द्वारा इसका विस्तृत उल्लेख किया गया है धमेक स्तूप का। आगे चलते हैं, मध्यकाल में आते हैं। मध्यकाल के उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ों को देखें तो आगरा के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर लेते हैं। देखिए, 1504 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर लोदी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी यमुना नदी के तट पर। इसकी विशेषताओं की बात करें तो ये मुगल काल में शिक्षा का केंद्र रहा है, नील की खेती के लिए प्रसिद्ध रहा है। सिकंदरा नामक स्थान पर अकबर के मकबरे का निर्माण कराया गया है आगरा में और मुशम्मन बुर्ज से महिलाओं द्वारा पशु युद्ध को देखना तथा नूरजहां द्वारा एतमुद्दौला के मकबरे का निर्माण भी यहीं पर कराया गया था। यूरोपियन यात्री जिन्होंने इसकी प्रशंसा किया, इसके बारे में लिखा है, वो है राल्फ फिच एवं बर्नियर। इन्होंने आगरा के वैभव की प्रशंसा की है। कड़ा के बारे में बात करें, कड़ा यह प्रयागराज के निकट स्थित है। इसके संबंध प्रमुख तथ्यों को देखें तो कड़ा जो है सल्तनत काल में एक महत्वपूर्ण इक्ता हुआ करता था और ये गंगा नदी के तट पर अवस्थित है और साथ ही ये संत मलूक दास की जन्मस्थली है। देवगिरी के अभियान को प्रारंभ करने का स्थल भी कड़ा ही है। जलालुद्दीन खिलजी के समय यहाँ का सूबेदार अलाउद्दीन खिलजी था और यहीं पर जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की गई थी। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मध्यकालीन जो प्रमुख कुछ तथ्य हैं उनकी। देखिए, जौनपुर की स्थापना की गई किसके द्वारा? मोहम्मद तुगलक की याद में, जिसने जौना खां के नाम से भी जाना जाता है, की याद में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अकबर के 9 रत्नों में शामिल बीरबल का संबंध कालपी से रहा है। गढ़कुंडार में खंगार राज्य की स्थापना की गई थी पृथ्वीराज के सेनानायक खेत सिंह के द्वारा और अकबर ने प्रयाग की पुनर्स्थापना कर उसका नाम इलाहाबाद रखा था। लखनऊ का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था।
तथा शेख निजामुद्दीन औलिया इतिहासकार बदायूनी का संबंध कहाँ से रहा है? बदायूं से रहा है। कहाँ से? बदायूं से रहा है। और लखनऊ के बारे में बात करें, कथक नृत्य का केंद्र रहा है। यहाँ की प्रमुख इमारतों में इमामवाड़ा, भूल भुलैया, छतर मंजिल इत्यादि हैं। रूमी दरवाजा भी यहीं पर है। सल्तनत काल में बदायूं की स्थिति क्या थी? ये सर्वाधिक सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकता रहा है। 1613 ईस्वी में झांसी की स्थापना की गई थी ओरछा शासक वीर सिंह बुंदेला के द्वारा। सरकी सल्तनत के दौरान जौनपुर को सिराजे हिंद कहा जाता था, सिराजे हिंद कहा जाता था। और 1545 ईस्वी में कलिंजर में सैन्य अभियान के दौरान, ये शेरशाह सूरी का अंतिम सैन्य अभियान था, के दौरान बारूद विस्फोट से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। इसके अतिरिक्त 1192 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा अधिकार स्थापित किया गया था कोइल पर। कहां पर? कोइल पर अधिकार किया गया था। आगे बात करते हैं फतेहपुर सीकरी के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो फतेहपुर सीकरी जो है, ये 1571 से 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रही है। और शेख सलीम चिश्ती के कारण ये पवित्र भूमि की मान्यता मिली हुई थी इसको। और सलीम, जिसको जहांगीर के नाम से जानते हैं, अकबर का पुत्र था, इसकी जन्मस्थली फतेहपुर सीकरी थी। स्थापत्य के यहाँ जो उदाहरण मिलते हैं वो शेख सलीम चिश्ती की मकबरा, बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, जोधाबाई का महल, बीरबल का महल, पंचमहल इत्यादि फतेहपुर सीकरी में ही स्थित है। आगे बात कर लेते हैं उत्तर मध्यकाल के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो देखिए, मेरठ तथा बरेली के उत्तर में स्थित राज्य था नाजिद खान नामक पठान नेता का। मेरठ तथा बरेली के उत्तर में स्थित जो राज्य था वो नाजिद खान नामक पठान नेता का राज्य था। दोआब क्षेत्र में रुहेलखंड राज्य स्थापित था, रुहेलों के अंतर्गत स्थापित किया गया था। मध्य दोआब का राज्य जो था ये स्थापित था फर्रुखाबाद के बंगरा पठानों के अंतर्गत। इसके अतिरिक्त अवध एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों पर शासन था अवध के नवाब का। बुंदेलखंड क्षेत्र स्थापित था मराठों के अंतर्गत आता था ये। 1707 ईस्वी औरंगजेब की मृत्यु जब होती है, से 1757 ईस्वी प्लासी के युद्ध तक वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थापित स्वतंत्र राज्य कितने थे? 5 स्वतंत्र राज्य स्थापित थे। आगे बात कर लेते हैं फैजा आसुफुद्दौला के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो फैजाबाद की संधि जो होती है आसुफुद्दौला के समय में होती है। कब होती है? 1775 में। बनारस का क्षेत्र जो है इसके द्वारा, इस संधि के द्वारा अंग्रेजों को सौंपा जाता है। और 1775 ईस्वी में शुजाउद्दौला की मृत्यु के पश्चात असुफुद्दौला को नवाब घोषित किया जाता है। मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ के इमामबाड़ा का निर्माण जो है असुफुद्दौला के द्वारा ही कराया गया था। 1808 ईस्वी में अवध के नवाब शाह आदत अली द्वारा अंग्रेजों को सुरक्षा की गारंटी हेतु सौंपे गए क्षेत्र कौन थे? तो एटा, गोरखपुर, रुहेलखंड, इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर, इटावा, ये क्षेत्र थे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो 1797 ईस्वी में आसुफुद्दौला की मृत्यु के पश्चात अवध का नवाब कौन बना था? शाहादत अली 1798 ईस्वी में। 1803 ईस्वी में मराठों को पराजित कर अलीगढ़ एवं आगरा पर अधिकार कर लिया था लॉर्ड लेक ने किया था। आगे चलते हैं 1857 के विद्रोह और उत्तर प्रदेश के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो देखिए, मंगल पांडे के बारे में बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के बलिया के निवासी थे। और इन्होंने जो है कलकत्ता के बैरकपुर की 34वीं देसी सैनिक छावनी में 29 मार्च 1857 को विद्रोह किया था। इन्हें 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में लेफ्टिनेंट हेनरी बाग पर गोली चलाने हेतु फांसी दी गई थी। उस समय जब 1857 का विद्रोह होता है, गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग गवर्नर था। और विरोध किस बात का किया गया था? तो एनफील्ड राइफलों के लिए नए प्रकार के कारतूसों के प्रयोग हेतु। आगे बात कर लेते हैं मेरठ के संबंध में, जो 1857 की क्रांति का एक महत्वपूर्ण स्थल था। यहाँ पर जो 1857 की क्रांति का जो विद्रोह प्रारंभ होता है वो मेरठ से प्रारंभ होता है 10 मई 1857 को। और ये यहाँ से विद्रोही जो है 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचते हैं। विद्रोहियों का दिल्ली पर अधिकार हो जाता है और बहादुर शाह द्वितीय को जो है अपना नेतृत्वकर्ता घोषित किया जाता है। यहाँ पे कुछ अन्य चीज़ों की बात कर लेते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह का विस्तार जो है इटावा, मैनपुरी, एटा, मथुरा, शाहजहांपुर, बदायूं, आजमगढ़, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, वाराणसी, फतेहपुर, हाथरस आदि छोटे छोटे नगरों एवं कस्बों तक भी हो गया था। अब यहाँ बात कर लेते हैं 1857 की क्रांति का स्थान, जो प्रमुख स्थान थे और उसके नेतृत्वकर्ता वहाँ पे कौन थे। तो बरेली में नेतृत्वकर्ता खान बहादुर थे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब जिनका नाम नाना धोधो पंत था, वास्तविक नाम नाना धोधो पंत था, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह और इलाहाबाद में लियाकत अली थे। देखिए, कानपुर के संबंध में बात करें 1857 के
दृष्टिगत रखते हुए तो नवंबर 1857 को विद्रोहियों द्वारा जनरल बिंडहम को पराजित किए जाने से संबंधित रहा है कानपुर। 6 दिसंबर 1857 को कॉलिन कैंपबेल द्वारा विजित हुआ था। ये बाद में अंग्रेज जो सेना नायक कॉलिन कैंपबेल द्वारा इसको फिर से विजित किया जाता है और ये नाना साहब द्वारा अधिकृत क्षेत्र था। लखनऊ की बात करें, यहाँ का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। यहाँ पर इसका परिणाम क्या होता है, कैंपबेल द्वारा 21 मार्च 1858 को लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया जाता है। तत्या टोपे के बारे में बात करें, इनका मूल नाम जो था वो क्या था, रामचंद्र था, जबकि नाना साहब का नाना धोधोपंत था। इनकी रणनीति क्या थी, गनीमी कावा रणनीति। गनीमी ये छापामार रणनीति का ही एक नाम था। इनको 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई थी। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर लेते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई के विरुद्ध आक्रमण का नेतृत्व करने वाला अंग्रेज कौन था, जनरल ह्यूरोज। जून 1858 ईस्वी में इलाहाबाद पर पुनः अधिकार कर लिया गया था कैप्टन नील के द्वारा। संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश में 1857 के विद्रोह में स्थानीय जनता ने भाग लेना प्रारंभ किया। अगस्त 1857 को, मई 1857 में ये प्रारंभ होता है। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा द्वारा कंपनी के हाथों से सत्ता ब्रिटिश क्राउन द्वारा अधिकृत कर लिया गया था 1 नवंबर 1858 को। अब उत्तर प्रदेश के आधुनिक इतिहास के संबंध में बात कर लेते हैं। तो देखिए, अलीगढ़ के बारे में बात कर लेते हैं। सर सैयद अहमद खान द्वारा 1875 ईस्वी में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय की स्थापना, वर्तमान नाम इसका है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, तो इसकी स्थापना 1875 में की गई थी मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय की नाम से, सर सैयद अहमद खान के द्वारा। इनके द्वारा मुस्लिमों की स्थिति सुधारने के लिए अलीगढ़ आंदोलन का संचालन किया गया था और ये कांग्रेस की स्थापना के विरोधी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो कि बंबई में होता है, प्रथम अधिवेशन में उत्तर प्रदेश से शामिल जो प्रतिनिधि थे, कुल देखिए प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि शामिल थे, 72। और इसमें उत्तर प्रदेश से कौन थे, गंगा प्रसाद वर्मा, प्राणनाथ पंडित, मुंशी ज्वाला प्रसाद, लाला बैजनाथ, बाबू जमुना दास, बाबू शिव प्रसाद चौधरी, रामकली चौधरी, जानकीनाथ घोषाल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल 8 लोग, संख्या याद रखिएगा, 8 लोग इसमें शामिल हुए थे उत्तर प्रदेश से। अब बात कर लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में कुछ जो प्रमुख अधिवेशन हुए हैं उसके अध्यक्ष। तो मेरठ में होता है, देखिए इधर चलते हैं, कानपुर 1925 ईस्वी में कानपुर में होता है, इसकी अध्यक्षता श्रीमती सरोजिनी नायडू ने किया था। बनारस में होता है 1905 में, इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और मेरठ में होता है 1946 में, इसकी अध्यक्षता आचार्य जेबी कृपलानी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन जो है कलकत्ता में होता है 1886 ईस्वी में। इसमें क्या हुआ था, सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े प्रश्नों पर विचार करने हेतु गठित 17 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था और इसमें उत्तर प्रदेश से 5 सदस्य शामिल थे। इन 17 सदस्यीय समिति में 5 सदस्य जो है उत्तर प्रदेश के थे। कौन थे, गंगा प्रसाद वर्मा, प्राणनाथ, हामिद अली, नवाब रजा अली खां, मुंशी काशी प्रसाद, ठीक है। तो इसमें गंगा प्रसाद वर्मा और प्राणनाथ जो थे, ये जो पहला अधिवेशन बंबई में होता है 1885 में, उसमें शामिल होने वाले उत्तर प्रदेश के 8 व्यक्तियों में से ये दोनों लोग शामिल थे। आगे बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन एवं उनके अध्यक्षों के। तो देखिए जो उत्तर प्रदेश में हुए हैं, ये इलाहाबाद वर्तमान का प्रयागराज, यहाँ पर जो है 3 बार अधिवेशन होता है। 1888 ईस्वी में जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में, 1892 में WC बनर्जी की अध्यक्षता में, 1910 ईस्वी में सर विलियम बेडवर्न की अध्यक्षता में। लखनऊ में 3 बार होता है, 1899 ईस्वी में रमेश चंद्र दत्त के द्वारा, 1816 ईस्वी में अंबिकाचरण मजूमदार के द्वारा मतलब अध्यक्षता की जाती है। 1936 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अध्यक्षता की जाती है। आगे बात कर लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1916 का जो अधिवेशन था, एक महत्वपूर्ण अधिवेशन था, लखनऊ में होता है ये। इसकी विशेषता क्या थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन एक साथ संपन्न होता है, ठीक है इसमें, और इसे कांग्रेस लीग समझौता भी कहते हैं। और इसी अधिवेशन में जो है नरम दल और गरम दल का फिर से विलय होता है और इसके अध्यक्ष अंबिकाचरण मजूमदार थे। चौरी चौरा के बारे में बात कर लेते हैं। चौरी चौरा के बारे में, तो ये कहां पर है, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश गोरखपुर में स्थित है। चौरी चौरा जो कांड होता है वो 4 फरवरी 1922 को हुआ था। 4 फरवरी 1922 को हुआ था। इसमें घटना क्या होती है, एक भीड़ के द्वारा एक पुलिस स्टेशन को जला दिया जाता है, जिसमें 23 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, 12 फरवरी 1922 को बारदौली में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को समाप्त किए जाने की घोषणा की जाती है। लखनऊ के संबंध में प्रमुख तथ्यों की बात करें तो अगस्त 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन
राजा महमूदाबाद के भव्य महल के बाग में होता है। और नवंबर 1928 में साइमन कमीशन का लखनऊ में बहिष्कार किया जाता है। इसका नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संबंध में प्रमुख तथ्यों को देखते हैं। इसका प्रथम सम्मेलन कानपुर में दिसंबर 1925 में होता है। अध्यक्षता पेरियार ने किया था। इसकी स्थापना सितंबर 1924 में हुई थी। पत्रकार सत्यभक्त के द्वारा की गई थी। अन्य चीजों को देखते हैं। यहां पर देखिए, कांग्रेस के प्रांतीय सम्मेलन शामिल प्रमुख नेता कौन थे? जो प्रांतीय सम्मेलन हुआ था, देखिए, अक्टूबर 1920 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन डॉक्टर भगवान दास की अध्यक्षता में मुरादाबाद में आयोजित किया गया था। तो इसमें जो नेता शामिल थे उसमें महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, मौलाना हजरत मोहानी, जवाहरलाल नेहरू, हकीम अजमल खां, स्वामी श्रद्धानंद, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली। इनके नाम आपको याद रखने की बहुत जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान देखिए, दो चीज किए गए थे। काशी विद्यापीठ की स्थापना, राष्ट्र रत्न शिव प्रसाद गुप्ता द्वारा स्थापित। गैर कानूनी उगाही के विरुद्ध आंदोलन होता है इसमें, असहयोग आंदोलन में, जो कि 1920 में प्रारंभ होता है और 1922 तक चलता है। अवध प्रांत के किसानों के द्वारा गैर कानूनी उगाही के विरुद्ध आंदोलन किया जाता है। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में, इसके अध्यक्ष सीआर दास थे और महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। इसकी स्थापना चित्तरंजन दास या सीआर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। कहां पर की गई थी? इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज में की गई थी। मदन मोहन मालवीय, यहां पे बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश किसान सभा, जिसकी स्थापना 1918 में की गई थी, की स्थापना के जो सदस्य थे, 3 प्रमुख लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना 1918 में की थी। इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय और गौरीशंकर मिश्र ने। आगे बात कर लेते हैं एका आंदोलन की। एका आंदोलन की बात कर लेते हैं। ये एका आंदोलन कहां पर प्रारंभ हुआ था? तो लखनऊ के समीपवर्ती क्षेत्र में वर्ष 1920-22 के मध्य ये एक आंदोलन यहां पर प्रारंभ होता है। इसका नेतृत्व किसने किया था? मदारी पासी ने किया था। विस्तार कहां पे था? सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, फतेहपुर, फर्रुखाबाद तक। उद्देश्य किसानों के बीच सांप्रदायिक एकता को बनाए रखना तथा जमींदारों के शोषण का विरोध करना। करबंदी आंदोलन की बात करते हैं। इसका नेतृत्व जो है जवाहरलाल नेहरू ने किया था इलाहाबाद से। सहयोगी सदस्य जयप्रकाश नारायण और लाल बहादुर शास्त्री थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात करते हैं। इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। कहां पर? कानपुर में। इसके नेतृत्व किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद ने। इसमें सम्मिलित सदस्य कौन थे? सचिंद्र नाथ सन्याल, योगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहड़ी इत्यादि। आगे देखते हैं। चंद्रशेखर आजाद के बारे में यदि बात करें तो देखिए, इनकी मृत्यु कब होती है? 27 फरवरी 1931 को। कहां पर? शहादत स्थल कहां है? अल्फ्रेड पार्क, जो कि अब चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है, प्रयागराज में, अर्थात वो इलाहाबाद में स्थित है। तो पुलिस से मुकाबला करते हुए स्वयं को इन्होंने गोली मारकर शहीद हुए थे। आगे बात कर लेते हैं। संयुक्त प्रांत में समाजवादी दल का नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसके नेतृत्वकर्ता तारापद भट्टाचार्य, संपूर्णानंद और कमलापति त्रिपाठी थे। आगे बात करते हैं। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। इसके अतिरिक्त अब बात कर लेते हैं काकोरी कांड के बारे में। तो काकोरी कांड कब होता है? ये 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट काकोरी में क्रांतिकारियों ने ट्रेन डकैती कर सरकारी खजाने को लूटा था। इस कांड में शामिल व्यक्तियों को कांड संबंधित सजा क्या होती है? देखिए, इसमें 4 लोगों को फांसी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी गोरखपुर में दी गई थी, अस्फाउल्ला खां को फांसी फैजाबाद में, राजेंद्र लहड़ी को गोंडा में, रोशन सिंह को नैनी और इलाहाबाद के नैनी में दी गई थी, जबकि राम प्रसाद खत्री को दीर्घकालीन कारावास और मनमथ नाथ गुप्त को दीर्घकालीन कारावास दिया गया था। इस कांड में क्रांतिकारियों की तरफ से मुकदमा चंद्रभानु गुप्त ने लड़ा था। श्री गुप्त बाद में 7 दिसंबर 1960 से 1 अक्टूबर 1963 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की, HSRA के बारे में। तो देखिए, इसकी स्थापना 1928 में की गई थी। कहां पर? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। कौन कौन इसमें शामिल थे? देखिए, इसमें जो सोशलिस्ट शब्द है ये भगत सिंह की सलाह पर इसमें सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया था। इसकी स्थापना में जो है भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद इत्यादि शामिल थे। इसका उद्देश्य क्या था? भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना। अखिल भारतीय किसान सम्मेलन की बात कर लेते हैं। इसका आयोजन लखनऊ में हुआ था वर्ष 1936 में।
इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? देखिए, अध्यक्ष इसके स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, महासचिव प्रोफेसर एन.जी. रंगा थे और इसमें शामिल जो महत्वपूर्ण व्यक्ति अन्य थे वो इंदुलाल कन्हैयालाल याज्ञिक भी इसमें शामिल थे। अब बात कर लेते हैं आधुनिक भारत के संदर्भ में उत्तर प्रदेश संबंधित प्रमुख तथ्यों की। तो देखिए, 9 अप्रैल 1938 को गांधी जी द्वारा मद्य निषेध को सर्वप्रथम लागू करने के लिए चुना गया जो जिले थे, दो जगह पे एटा और मैनपुरी को चुना गया था। राष्ट्रीय सरकार का गठन सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? चित्तू पांडे के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के बलिया में। 3 जगह पे स्वतंत्र राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, जिसमें से एक जो है बलिया में किया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संयुक्त प्रांत में कांग्रेसी सरकार का गठन पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में होता है और स्वतंत्र शासन की स्थापना की घोषणा की गई थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा। महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में 1947 तक कुल कितने अधिवेशन हुए? कुल 9 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, इसमें इलाहाबाद में 3 हुए थे और 3 लखनऊ में भी हुए थे। 1888 ईस्वी में इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन में रुकावट डालने का प्रयत्न किया था गवर्नर ऑकलैंड कॉल्विन ने। अक्टूबर 1921 में आगरा में हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस सम्मेलन में ब्रिटेन के युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा के बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। किसके अध्यक्षता में ये हुआ था? तो ये जो हुआ था आगरा में मौलाना हसरत मोहानी की अध्यक्षता में। खिलाफत कमेटी की बैठक में खिलाफत आंदोलन के प्रस्ताव को पास किया गया था जून 1920 में इलाहाबाद में। लखनऊ के निकट काकोरी में क्रांतिकारियों ने ट्रेन डकैती कर सरकारी खजाने को लूट लिया था 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के नामकरण के संबंध में। देखिए, अंग्रेज राज की स्थापना के प्रथम चरण में यह प्रांत जो है अवध के अतिरिक्त यह प्रांत बंगाल प्रेसिडेंसी का ही एक हिस्सा था। इसमें जो है अवध वाला हिस्सा नहीं शामिल था और इसे सुविधा अनुसार पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था। 1934 में आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण कर इसे बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया। देखिए, 1836 में इसका नाम क्या था? उत्तर पश्चिम प्रांत। इसका मुख्यालय आगरा था। मुख्यालय क्या था? आगरा था। फिर 1858 ईस्वी में इसका मुख्यालय इलाहाबाद आगरा के स्थान पर होता है। 1877 ईस्वी में इसका नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत होता है। उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध। 1902 में इसका नाम आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत हो जाता है। 1937 में इसका नाम संयुक्त प्रांत जिसका मुख्यालय लखनऊ था और 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश हो जाता है। 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रमुख तथ्यों की अन्य तथ्यों की बात करें तो देखिए, उत्तर प्रदेश दिवस प्रारंभ कब से होता है? इसका मतलब स्थापना दिवस मनाने का प्रारंभ 24 अप्रैल 2018 को किया गया था। गणतंत्र राज्य कब बनता है? 26 जनवरी 1950 को। इसकी राजधानी लखनऊ है। 2 नवंबर 1925 को इलाहाबाद के स्थान पर लखनऊ को राजधानी बनाया जाता है। 1925 तक 2 नवंबर 1925 से पहले मतलब 1 नवंबर 1925 तक इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की राजधानी थी। पुनर्गठन कब किया गया? 9 नवंबर 2000 को 27वें राज्य के रूप में इससे कुछ हिस्सा काट करके, पहाड़ी हिस्सा काट करके उत्तराखंड का गठन किया गया। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश के इतिहास के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।